करें आज का काम शुरू। ओके चलो ठीक है। तो हमने जो है पहले क्या कर लिया है, कितना काम कर लिया है। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे निकाल लिए, ठीक। और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो भी लीनियर मोशन में एनालोगस हैं क्वांटिटीज़ रोटेशनल मोशन में आके, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी पे एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पे एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह, और मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चारों अच्छे से कर ली हुई हैं। आज दो क्वांटिटीज़ की बात और करनी है, और वो दोनों होंगी एनालोगस, फोर्स के एनालोगस। जैसे कौन सी क्वांटिटी होती है, टॉर्क। जो काम, एनालोगस का मतलब है जो काम लीनियर मोशन में, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है, वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है, ठीक है। इट मीन्स दिस इज एनालोगस टू दैट, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप लीनियर मोमेंटम लोगे तो उसका काम कौन करता है वहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। तो आज हम इन दो क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। बस बेसिक सा फॉर्मूला है और डेफिनेशन है, वो समझ लेंगे, ठीक है। बताओ क्या हुआ। तो पहले किससे शुरू करें, पहले हम शुरू करते हैं टॉर्क से। टॉर्क, इसका फॉर्मूला निकालना मान लो हमने। तो जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करेगा, वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करेगा, है ना। तो हम लेते हैं, मान लो एक बॉडी ली और उसे रोटेट कर रहे हैं, और रोटेट करने में कुछ काम करना पड़ेगा। तो चाहे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक्सिस, रोटेट करने में काम करना पड़ेगा। काम करके उसकी पोजीशन भी पॉइंट आप ले सकते हो, कोई आर थीटा करके पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि हम जब लीनियर मोशन की बात करते हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है एक्स और वाई, ठीक है। लीनियर मोशन में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्स और वाई, हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई। पर जब रोटेशनल मोशन की बात होती है तो कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, और वो होते हैं आर और थीटा, ठीक है। तो हम रोटेशनल मोशन में सर्कल के ऊपर आप एक्स और वाई की बात नहीं करते, आप सर्कल के ऊपर उसकी रेडियस की और उसके एंगल की बात करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर और थीटा में बात करेंगे। तो अगर इसी से आप देखो, स्मॉल वर्क डन, मान लो हमने फोर्स लगाया कितना, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये हमने फोर्स लगा लिया, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गई, मान लो डी आर। वो कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर से, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यही होगा। अब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क हमें करना पड़ेगा वो कैसे निकालोगे, एफ डॉट डी आर, वर्क डन पढ़ा हुआ है हमने, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एस की जगह मैंने आर लिया है तो मैं आर लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो कितना आएगा, यह आएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात नहीं है ना। सिंपल डॉट प्रोडक्ट की है, आई विद आई, जे विद जे, के विद के। अब जब भी आप रोटेट करोगे, बॉडी को रोटेट करोगे तो एक एक्सिस के अबाउट करोगे, है ना। तो मान लो मैंने जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट किया एक्स वाई प्लेन में, तो दो एक्सिस में बॉडी घूमेगी और तीसरे में आप उसे घुमाओगे, तीसरे के विद रिस्पेक्ट टू आप उसे घुमाओगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं कंपास ले लेता हूँ, तो उसमें क्या होगा, मैं ऐसे जेड एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो वो सर्कल बनेगा, है ना, ऐसे सर्कल बनेगा। तो कौन से एक्सिस पे घुमा रहा हूँ मैं, जेड पे, और चेंज कौन कौन हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, ठीक। तो कभी भी अगर आप एक एक्सिस, एक प्लेन लोगे तो उसमें उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और प्लेन में दो वेरिएबल्स बदलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो हमने एक्स और वाई में बदल दिया
तो ये हो गया थीटा एंगल, ये हो गया आर। तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स जो वेरिएबल्स आते हैं वो कैसे आते हैं, एक्स कितना होगा, एक्स ये वाली वैल्यू, इस आर का थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट, और वाई कितना होगा इसका साइन वाला कंपोनेंट। बड़ी बार किया हुआ है, एक पैरेलल कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला होगा कॉस और दूसरा होगा साइन, है ना। तो यहां से आप अगर डेरिवेटिव ले लो तो dx कितना आएगा, कितना आएगा, dx कितना आएगा, r साइन थीटा माइनस का r साइन थीटा इंटू डी थीटा, और r साइन थीटा क्या है, y है, तो ये हो गया माइनस वाई डी थीटा, और dy कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज r cos थीटा डी थीटा, और ये r cos थीटा कितना है, x है, तो ये हो गया x डी थीटा। सिंपल है। और dz कितना आएगा, dz आएगा 0, क्योंकि z में कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, z के अबाउट घूम रहे हैं और xy में चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना आ गया, एफ एक्स, और ये माइनस वाई डी थीटा प्लस एफ वाई एक्स डी थीटा प्लस 0, खत्म हुआ। तो ये हो गया, डी थीटा बाहर निकाल लो, और बाकी क्या बचा, मैं डी थीटा उधर लिखूंगा, डी थीटा उधर लिख दो, उस तरफ बाहर निकाल लो, और यहाँ क्या बचा, पहले ये लिखूंगा पॉजिटिव है, x इंटू एफ वाई माइनस वाई इंटू एफ एक्स। ये अगर स्मॉल वर्क डन है रोटेशनल मोशन में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, तो ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, फोर्स से। जैसे वर्क लीनियर मोशन में वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे ही अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से किसी चीज को मल्टीप्लाई करके, अगर किसी चीज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके निकालोगे, वर्क डन निकालोगे, तो वो कौन सी चीज होनी चाहिए, फोर्स के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के एनालोगस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो वो क्वांटिटी जो है हमने उसे नाम दिया टॉर्क। और टॉर्क देखो कैसे आया, जब हमने z के अबाउट घुमाया, z के अबाउट घुमाया, तो उसमें कंपोनेंट्स टॉर्क में कैसे आए, x y से मल्टीप्लाई हो रहा है और y x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये फॉर्मूला कब आता है, ये फॉर्मूला आता है जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो। तो अगर इसमें z कंपोनेंट की जगह हम x एक्सिस की तरफ घुमा देते, x की तरफ, तो यहाँ क्या हो जाता, यहाँ y f z, z में x और y आए ना, और x में क्या आएंगे, y और z, माइनस z f y, ये हो जाता। अगर आप इसे y एक्सिस की तरफ घुमाते तो z f x माइनस x f z, ये हो जाता। और ये जो है कंपोनेंट्स हमेशा किस में आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में। i j k, अगर मैं ऊपर r के कंपोनेंट्स लिख लूँ x y z, नीचे फोर्स के कंपोनेंट लिख लूँ f x f y f z, तो i में देखो कौन आएगा, y और z माइनस z और y। j में कौन आएगा, x और z माइनस z और x। k में कौन आएगा, x और y। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट है इस वेक्टर से, दैट इज r वेक्टर है ऊपर वाला, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और नीचे वाला fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fzk कैप इज फोर्स। तो r क्रॉस f जो है वो हमारे पास आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। क्लियर है, देख लो कोई डाउट है तो हमारे पास टॉर्क का एक फॉर्मूला आ गया, r क्रॉस f।
सेम एनालॉजी पे। हो गया यहाँ तक? हुआ, खत्म हुआ? इजी है? चलो ठीक है, करें नेक्स्ट आर्टिकल करें। एक और अच्छा सा आर्टिकल कौन सा करना है अब? दूसरा आर्टिकल करेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो एक और लीनियर मोशन में हमारे पास जो काम लीनियर मोमेंटम करता है, रोटेशनल मोशन में भी कोई ना कोई क्वांटिटी चाहिए, वो कौन सी है? एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो हमने टॉर्क सीखा, टॉर्क निकाला, टॉर्क कितना आ गया? आर क्रॉस एफ, एक फॉर्मूला आ गया उसका। वैसे तो सिंपल है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन एक बार और छोटा सा प्रूफ मैं करवा दूंगा इसका। तो जो आपने न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें लिखा था कि फोर्स कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, ये सीखा था हमने। तो अगर हम रोटेशनल मोशन में भी टॉर्क को किसी क्वांटिटी के डेरिवेटिव के तरह लिख दें, तो उस क्वांटिटी को क्या बोल देंगे? एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो जैसे हम एक काम कर रहे हैं कि दो क्वांटिटीज़ वाला फॉर्मूला लेते हैं, जिसमें लीनियर मोशन में हमें पता है जिसके बारे में, उसमें एक क्वांटिटी हमें पता है रोटेशनल मोशन की, हम दूसरी मान लेते हैं कि ये दूसरी फिर दूसरे के एनालोगस होगी। तो यहाँ पे हमें फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी फॉर्मूला पता है, फोर्स का एनालोगस हमने निकाल लिया, वो भी ऐसे ही निकाला था, वर्क लेके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेके। अब यहाँ पे टॉर्क इसके एनालोगस है, तो अगर स्टॉक को भी किसी के डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकेंगे तो उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे ये एंगुलर मोमेंटम है। P की जगह पे L आ रहा है, तो जब F की जगह पे टाउ आए तो मतलब L क्या है? लीनियर मोमेंटम का एनालोगस रोटेशनल मोशन में, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो इसमें एक कंपोनेंट देख लो, अभी पता लग जाएगा, सिंपल सा तो है। तो हमने टॉर्क का एक कंपोनेंट अभी भी लिखा था, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स लिखा था ये, ठीक है। एफ एक्स या एफ वाई को क्या लिख सकते हो? डी पी बाई डी टी। तो मैं इसे लिख देता हूँ एफ, और इसे लिख देता हूँ डी पी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी पी एक्स बाई डी टी। सिंपल है। P इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी। मास तो चेंज होने से रहा, मास तो कांस्टेंट है, तो मास बाहर निकाल लो, चाहे एक बार चाहे मत निकाल लो, जैसे भी करना हो। तो x m डी वी वाई अपॉन डी टी माइनस वाई इंटू एम डी वी एक्स अपॉन डी टी, यही होगा। अब एक क्वांटिटी को देखो ध्यान से, मान लो मैं d बाई डी टी ऑफ ले रहा हूं x वी वाई, ध्यान से देख लेना, x और वी वाई और y और वी एक्स, x वी वाई माइनस वाई वी एक्स। देखो इसका डेरिवेटिव निकालो फटाफट से, कितना आएगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा के पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ x और वी वाई सेम, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी वाई और x सेम, माइनस डेरिवेटिव ऑफ y वी एक्स सेम माइनस y सेम और डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब ऊपर नीचे इन दोनों क्वांटिटीज को देखो, dx बाई डी टी क्या है? vx इंटू वी वाई प्लस x इंटू डी वी वाई अपॉन डी टी, सेम है, ये तो कोई बात नहीं। माइनस डी वाई बाई डी टी क्या है? वी वाई और इंटू वी एक्स, और माइनस वाई इंटू डी वी एक्स अपॉन डी टी, ये तो कोई बात नहीं, ये तो सेम ही है, इजंट इट? तो ये दोनों फैक्टर कट रहे हैं ना, राइट? तो बचा क्या?
x dvy अपॉन dt माइनस y dvx अपॉन dt, यानी कि ये जो टर्म है इसमें से आप अगर dy बाई dt बाहर भी निकाल लो तो यही आंसर आने वाला है जो यहाँ पे है। बात समझ में आ गई? जब dy बाई dt इस टर्म का लेंगे तो उसमें 4 टर्म्स बनेंगी, लेकिन 2 कट जाएंगी तो बाकी 2 जो बची वो यही वाली हैं। तो आप चाहे उन्हें dy बाई dt को अंदर लिख लो और चाहे उन्हें बाहर लिख लो, आंसर सेम आने वाला है। तो मैं इसे क्या करूंगा, m से तो मल्टीप्लाई करूंगा ही, लेकिन टोटल dy बाई dt मैं बाहर निकाल रहा हूं और बाकी बच गया x के साथ mvy माइनस y के साथ mvx। बोलो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? डी बाई डी टी अंदर था सिर्फ v पे, सिर्फ वेलोसिटी पे डी बाई डी टी था, x पे नहीं था। ऐसे ही वेलोसिटी पे था, y पे नहीं था। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डी बाई डी टी को बाहर निकाल के देखा कि x और v दोनों पे आ जाए और उसका रिजल्ट देखा तो बिल्कुल वही था जो यहाँ पे अलग अलग करके लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से हमने डी बाई डी टी को बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाल लिया तो ये क्या बन गया, x के साथ डी बाई डी टी ऑफ, ये क्या बन गया, x के साथ क्या आ रहा है, मोमेंटम का y कंपोनेंट, और y के साथ क्या आ रहा है, मोमेंटम का x कंपोनेंट। तो जो काम पिछले में f के साथ हो रहा था, x के साथ f का y, y के साथ f का x, वही काम मोमेंटम में हो रहा है ना। तो यानी कि ये चीज क्या है, r क्रॉस p, और इसको टोटल को क्या लिखेंगे, l। तो क्योंकि टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, और यहां से हमने सॉल्व करके देखा तो l क्या निकल जाएगा हमारे पास, r क्रॉस p, r क्रॉस p, ये रिलेशन है इसका। ठीक है, r क्रॉस p। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन, जैसे इसकी डायरेक्शन होती है r और f दोनों के परपेंडिकुलर, इसकी डायरेक्शन होती है r और v, वेलोसिटी या मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी वाली होती है, तो इसकी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है r और v दोनों के परपेंडिकुलर। तो जिस प्लेन में बॉडी घूम रही है, रेडियस भी उसी प्लेन में है, वेलोसिटी भी उसी प्लेन में है, तो उसके परपेंडिकुलर, यानी कि अगर कोई बॉडी अर्थ जैसे एक्स वाई प्लेन में चक्कर मार रही है, एक्स वाई प्लेन में, तो रेडियस भी किस तरफ है, एक्स वाई प्लेन में, और रेडियस पे टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है कि जहाँ छोड़ दोगे वो वहीं से सीधा निकल जाएगा। तो वेलोसिटी भी एक्स वाई प्लेन में है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर टू आर एंड वी। क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और अगर आप स्केलरली वैसे ही लिख दो परपेंडिकुलर लेके और साइन 91, तो L को हम सीधा सीधा MVR भी लिख देते हैं, स्केलर फॉर्म में MVR लिख देते हैं। जब जब R और P एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब तब एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखा सकते हैं, MVR। देखो सिंपल आर्टिकल है। ठीक है, इसे और डिस्कशन करेंगे आगे इसकी, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे और बात करने वाली है इसमें। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलो, तो हमारे पास ये 2 फॉर्मूले हो गए, यही 2 फॉर्मूले मेन आपको जो करने वाले हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, आप एंगुलर मोमेंटम की डिस्कशन करते हैं, थोड़ी सी 3-4 अच्छे पॉइंट्स सीख लेते हैं इसमें से। तो पहला तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली, या इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, जो MVR है, वो रिप्रेजेंट करता है एरियल वेलोसिटी को। कैपलर लॉ याद होगा, सेकंड लॉ में हमने सीखा था, सेकंड लॉ में हमने सीखा था कि
अर्थ जो है वो उतना ही, या कोई भी प्लेनेट उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा, कवर करेगा उतने ही टाइम में, जितना मतलब एक कर रहा है उतना ही दूसरा करेगा। तो हमने ऐसे डायग्राम बनाई थी एक, कि मान लो अर्थ यहाँ पे सन है, अर्थ जब दूर होगी तो ये वाला एरिया कवर करने के लिए थोड़ा सा ही दूर जाएगी वो, ऐसे जब आर बड़ा हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है, तो वेलोसिटी भी कम हो जाती है, तो ऐसे थोड़ा सा ही दूर जा पाती है। कितने टाइम में? मान लो 15 दिन में इतना गई है। तो आप कोई भी 15 दिन उठा लो, अगर वो यहाँ पे होगी तो यहाँ पे ज़्यादा चली जाएगी, है ना। लेकिन ओवरऑल एरिया जो 15 दिन में उसने यहाँ एरिया ऑक्यूपाई किया था, जो कवर किया था, वही एरिया यहाँ पे करेगी। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखा था हमने? एवरी प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसे बोलते थे एरियल वेलोसिटी। एरिया कैसे निकालते हो? एरिया आप निकालते हो हाफ, ये अगर आर है और ये डी आर है, तो क्योंकि ये ट्रायंगल बन रही है तो आर क्रॉस डी आर लिख सकते हो, आर क्रॉस डी आर, दिस विल बी डी ए। और इसका अगर डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या बन जाएगा? डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, है ना। यही क्यों लिखा? इसके साथ डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया? इधर 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 देखो हनी, इधर देखो, बताओ आंसर का जवाब कौन देगा? लविश। अच्छा बंद कर दो टिक टिक, इसके हाथ से पेन लो भाई कोई। हाँ, तो अगर इसका डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी, मैंने डेरिवेटिव लिया इसका और सीधा उठा के उस पर लिख दिया, इस पर नहीं लिखा। ऐसा क्यों? प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, दो वेरिएबल हैं, आर और डी आर दो वेरिएबल हैं, तो इस पे क्यों नहीं लिखा? प्रोडक्ट रूल में जब इस पे लिखोगे तो ये डी आर बन जाएगा ना, और डी आर क्रॉस डी आर कितना होगा? उस वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है? 0, साइन 0 क्या होता है? 0। तो सिर्फ इतना लिखा है, समझ गए। और डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा, और अगर मैं 2m m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड कर दूं, तो ये वेलोसिटी इंटू मास क्या हो जाएगा? मोमेंटम। और r क्रॉस p क्या होता है? p, r क्रॉस p एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये जो टर्म है एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गई? 2m उधर भेज दो, 2m तो चलो मास है, तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कितने टाइम में कितना एरिया कवर किया। सो इट सिग्निफाइज, इट्स फिजिकली इट और ज्योमेट्रिकली इट इंटरप्रेट्स द एरियल वेलोसिटी। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकली? कि ये एरियल वेलोसिटी दे रही है। कौन सी चीज़? एंगुलर मोमेंटम नामक क्वांटिटी हमें एरियल वेलोसिटी की बात बताती है। चलेगा? ओके, वन लास्ट पॉइंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेकेंड लॉ बोल दो, एंगुलर मोमेंटम, आना तो वही है सब। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? उसमें हम पढ़ते हैं जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब तक मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो P क्या हो गया? कांस्टेंट। यही लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? जब तक एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तब तक L जो है कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में देखो तो अगर mv/r कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है मास तो कांस्टेंट ही है, इसका मतलब बनता है अगर किसी का r ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर r कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये मतलब है। तो यहाँ पे भी देखो, जब हमने r ज़्यादा लिया, वो दूर ले ली बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, थोड़ा सा ही ट्रेवल किया उसने। और जब वो पास थी, r ज़्यादा था, तो
पास थी, आर कम था, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई थी, तो उसने ज़्यादा सारा ट्रैवल कर लिया था। समझ गए? तो एरिया इक्वल कवर कर रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कम ज़्यादा किससे हो रही है? आर कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई भी रोटेशनल मोशन में स्पीड कम या ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। हाथ खोलो और घूमने की कोशिश करो। ये रोटेशनल मोशन ये ले रहा हूँ मैं। इसमें वेलोसिटी जो होगी आप देख सकते हो कितनी को है। ठीक है, और अब मैंने क्या किया, अब मैं, क्योंकि मैं इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा हूँ ना, अगर मैं ऐसे घूम रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा हूँ सेंटर वाले के, तो यहाँ से आर ज़्यादा, ये मॉलिक्यूल्स कितने दूर हो गए, तो वेलोसिटी कम। अब मैंने इन्हें क्या किया, आर को कम कर दिया, पास ले आया। अब अगर मैं यही घूमूंगा तो मेरी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये हमने नॉर्मल में भी देखा हुआ है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही है, जब तक टॉर्क नहीं लगा एक्सटर्नल तब तक MVR कांस्टेंट है, और इसका मतलब आर ज़्यादा तो वी कम, वी ज़्यादा तो आर कम। एथलीट्स को देख लो, वो ऐसे ही इसे यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? कैसे यूज़ करते हैं? जंप करते हैं हवा में और अपनी बॉडी को कंप्रेस कर लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं। बिल्ली भी ऐसे ही करती है, बिल्ली भी बॉडी को हवा में श्रिंक कर लेती है, उससे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आर कम तो वी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जो घूम रहे हैं ना, जो चक्कर मारते हैं ना हवा में, जंप करके जिम्नाजियम में करते हैं ना, ऐसे वो उछलते हैं, जंप करते हैं और हवा में चक्कर मारते हैं। तो हवा में वो क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा चक्कर मार सकते हैं। ठीक है, और जब नीचे उतरना है, अगर वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधा जाके अर्थ पे पहुंचेंगे तो क्या बनेगा उनका, पता ही आपको है ना। लेकिन हमें उतरना क्या होता है? स्लो उतरना होता है, राइट। 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड समझ में आ गई कैसे बोल रहा हूँ? अगर 1 सेकंड में अर्थ खींच रही है और g = 10 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन दे रही है, तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 से 10 पहुंच जाएगी, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, और 30 मीटर पर सेकंड का मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर पर आवर। तो अगर थोड़ी देर हवा में ऐसे रहेगा तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा उस तरह से वेरी कर सकती है। वैसे ये फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में होता है, डायरेक्टली इंक्लूड होता है, लेकिन रेशो ऐसा सही, नंबर्स ऐसे ही रहते हैं। तो वो अगर 100-150 की स्पीड पे नीचे गिरेगा, क्या बनेगा उसका? पता है आपको, हड्डियां तो टूट ही जाएंगी, लेकिन वो नहीं करना। हमने क्या करना है? लैंड करवाना है। पानी में भी ग्रेविटी तो अर्थ खींच रही है ना, अर्थ का सेंटर खींच रहा है, उस पर इम्पैक्ट कितना हुआ वो देखना होता है। फिर तो पानी में गिरा तो पानी पीछे हो जाता है, तो वहाँ आप F = dp/dt वाला रूल लगा देते थे। dp/dt में इम्पल्सिव फोर्सेस वाला, कि टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। तो अर्थ पे अगर फर्श पे गिरेगा तो टाइम बहुत कम और फोर्स बहुत ज़्यादा। लेकिन पानी क्या होता है, पानी टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देता है, पीछे होता रहता है, जगह देता रहता है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है। इसी वजह से अगर आप कैच करते हो, प्लेयर कैच करते हुए बॉल को पकड़ने के बाद पीछे हाथ खींचता है, ऐसे मत करना कि ऊपर से बिल्डिंग से जंप मारना है तो 3रे फ्लोर की जगह 6वें फ्लोर से जंप मार दो, टाइम ज़्यादा फोर्स कम। ऊपर से जंप मारूंगा ज़्यादा टाइम लगेगा, फोर्स कम लगेगा ना, वो नहीं करना। कॉन्टैक्ट में आने के बाद इम्पल्सिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉल हाथ में आने के बाद वो पीछे खींचता है हाथ को, ताकि वो मोमेंटम को उधर वो कर सके, मैनेज कर सके वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो जब हवा में घूम रहा है तो ज़्यादा चक्कर मारना चाहता है तो वेलोसिटी बढ़ा लेता है। कैसे बढ़ाता है? श्रिंक करके बॉडी को। और जब नीचे उतरने का टाइम आता है तो हाथ खोल लेता है पूरे, उससे क्या होगा? बहुत स्लो हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। कभी साइंस सिटी में आपने वो देखा हो, या रिवॉल्विंग चेयर में आप कर सकते हो, उसमें आर्म्स खुली हों अगर, तो आप रिवॉल्विंग चेयर पे मान लो कोई घुमा रहा है आपको बहुत तेज, तो क्या करो? अपने हाथ खोल लो, स्लो हो जाओगे। और अगर आपने ऐसे पकड़ के बैठ गए, जैसे कि बहुत जने करते हैं ना, और टाइट पकड़ के बैठ जाते हैं, और टाइट पकड़ के बैठते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है,
अगर आप ऐसे ही खुले दिल से उसे स्वागत करोगे तो उसकी नॉर्मल स्पीड आपके हिसाब से हो जाएगी, स्लो हो जाएगी स्पीड काफ़ी, ठीक है। तो ये भी अपने आप में ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल है। घूमती हुई चीज़ में आप आर बढ़ा दोगे वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ा दोगे वेलोसिटी आर कम कर दोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। स्केटिंग कंपटीशन अगर आपने देखा हो तो उसमें भी ऐसे ही होता है। फर्स्ट राउंड होता है ऐसे हाथ खोल के आपने चक्कर मारने होते हैं, और फाइनल राउंड तक जाते जाते हाथ ऐसे बंद करके आपको घूमना है, तो वो इतनी तेज वेलोसिटी होगी कि बॉडी को नॉन इनर्शियल, जो ब्रेन को नॉन इनर्शियल फ्रेम फील होगा, उसमें वैसे ही चक्कर आने लग जाएंगे उसे, ठीक है। तो ये इसीलिए टफ है, ये राउंड काफ़ी टफ होता है, ठीक। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में फॉर्मूला, कंजर्वेशन और ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ख़त्म हो गया, आसान था, ये भी मुश्किल तो नहीं लगा, ठीक है। चल, हमारा ये काम ख़त्म हुआ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो।